बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 9 मई हफ्ते के दिन का आगाज हो गया है, लेकिन नाजरीन, रातों रात जिस तरीके से इस मौजूदा हुकूमत ने अपनी बेशर्मी के अंदर मजीद इजाफा किया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं, इसके ऊपर एक मुआवजा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये हुकूमत ये झूठ बोलती है कि ईरान अमेरिका जंग की वजह से ये कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं, तो हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, जो इतने ही मुतासिर हैं इस जंग की वजह से, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, वहां पर इस जंग से शुरू होने से लेके आज के दिन तक कितनी कीमतें बढ़ी हैं, एक तो जरा ये तफसील मुख्तसर आपके सामने रखनी है। दूसरे नंबर के ऊपर ये हुकूमत तो अपने तई जो बेशर्मी में आए रोज नित नए इजाफे कर रही है, वो आप सुनते भी हैं, आप देखते भी हैं। लेकिन इनसे जो दो हाथ आगे है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सॉरी टू से आपको बुरा लगेगा, लेकिन जब हुकूमत इस तरह की हट दर्मी के ऊपर उतर आए कि उसे आम अवाम के मसाइल का अदारक ही ना हो, आए रोज जरूरियाती जिंदगी की चीजों में बेपना इजाफा किया जाना लगे, तो अपोजिशन उसके ऊपर रद्दमल देती है। वो चाहे फ्लोर ऑफ द हाउस देना पड़े, चाहे सड़कों के ऊपर देना पड़े। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपोजिशन जो दर हकीकत 8 फरवरी के इंतखाबात में अगर देखा जाए तो वो हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इंतजामी तौर के ऊपर जिस तरीके से वो अपोजिशन है इस वक्त, वो भी कोई किरदार अदा नहीं कर रही। ना इस अवाम के लिए जो महंगाई का एक सारी सूरत बन रही है, और साथ ही साथ इमरान खान साहब के हवाले से भी कोई उनका ना प्लान है, ना वो कुछ कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जी सुहेल अफरीदी साहब अभी अपने हनीमून पीरियड के ऊपर हैं वजारत आला के। ये क्या कहानी है, किसने ये बयान दिया है, और उसके बाद किस तरीके से तनकीद हो रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ करप्शन लूट मार का जो मेला सजा हुआ है पख्तूनख्वा के अंदर, एक सीनियर वजीर हैं जो सुहेल अफरीदी साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, उनके हवाले से ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, जमात के अंदर ही मौजूद वो कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई थी, जेल से बैठ के उन्होंने हुक्म दिया था कि एक कमेटी तश्कील दें, ये 3 लोग उसके अंदर रखें और वो एवेलुएट करे कि सूबे के अंदर करप्शन तो नहीं हो रही। उस कमेटी ने एक खत लिखा है, और उस खत के अंदर उस वजीर साहब के ऊपर जो इल्जामात आयद किए हैं उसका भी आखिर के ऊपर पोस्टमार्टम करते हैं कि इमरान खान की कैद तन्हाई के पीछे ये जो खामोशी है ये बेवजह नहीं है। क्या क्या माल बनाया जा रहा है, कौन सा वजीर कहां पे माल बना रहा है, ये कहानियां, ये बातें अब जुबान ज़द आम होना शुरू हो गई हैं। इसके ऊपर आखिर के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हुकूमत ने डिटाई का, बेशर्मी का जो एक नया मुजाहरा किया, वो भी उस मौके के ऊपर कि जब हम मार्क का हक मनाने जा रहे हैं, 1 साल मुकम्मल होने को है बनियानुल मरसूस के हवाले से, जो इतनी बड़ी कामयाबी पूरी दुनिया के अंदर हमने हासिल की। तो इसी दिन आके जो ये बेशर्मी की है हुकूमत ने, और तकरीबन 15 रुपए जो है वो डीजल बढ़ा दिया है, और 14 रुपए जो है वो पेट्रोल बढ़ा दिया है। तकरीबन 15 ही बनता है, वो भी 14.92 पैसे। और अब जो नई कीमत है वो दोनों के बराबर हो गई है। 414 रुपए पर लीटर जो है वो डीजल है, और 414 रुपए पर लीटर जो है वो पेट्रोल है। अब नाजरीन, मामला ये है कि ये हुकूमत बड़े पक्के मुंह के साथ झूठ बोलती है, चाहे वजीर खजाना साहब हो, चाहे वजीर पेट्रोलियम साहब हो, चाहे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हो, कि जी हम तो बस तकरीबन तरक्की की मनाजिर चढ़ने वाले थे कि पीछे से ईरान अमेरिका जंग ने हमारी टांग खींच ली। ये जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं खुसूसन पेट्रोलियम मसनूआत की, ये जो एनर्जी क्राइसिस आया, ये जो दुकानें 8 बजे या 10 बजे बंद करने का हुक्म है, ये सारे मामला के पीछे इनका आर्गू यही होता है कि जी ईरान अमेरिका जंग का मामला है। अब मैं आपके सामने एक मुख्तसर सा 2 लाइनों का खुलासा रखता हूं, और फिर मिलके इस हुकूमत को जो है वो लांतन करने की कोशिश करते हैं। जब ईरान अमेरिका जंग शुरू हुई, उस दिन से लेके आज के दिन तक हमारे जो 3 हमसाया मुल्क हैं, उसमें भारत है, उसमें बांग्लादेश है, उसमें अफगानिस्तान है, वहां पर पेट्रोल की कीमतों में कितनी कमी हुई, कितना इजाफा हुआ, ये जरा सुन लें आप। भारत ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला होने के बाद पेट्रोल की कीमत में 1 पैसा भी इजाफा नहीं किया।
تو کیا اس جنگ کے اثر انڈیا کے اوپر نہیں ہو رہے؟ کیا وہ جو تیل ہے وہ کیا M2 موٹر وے اور کالا شاکا کو انٹرچینج کے پاس سے لے کے جاتے ہیں؟ اسی اسی رستے سے آتا ہوگا نا جہاں سے پاکستان کا آتا ہے. اگر وہ رشیا سے لے رہے ہیں سستا تیل تو وہ پھر آپ کی سفارتی ناکامی ہے کہ آپ نے انڈیا کی طرح اس طریقے سے معاملہ ٹھیک نہیں کیے کہ آپ عوام کو ریلیف دے سکے. مختصر یہ کہ اس جنگ کی آڑ میں انڈیا نے ایک پیسہ بھی پیٹرول کی قیمت کے اندر اضافہ نہیں کیا. آگے آتے ہیں جی جو افغانستان ہے. افغانستان میں جنگ سے پہلے جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ 65 روپے افغانی پر لیٹر تھا, اب 72 روپے ہے. مین صرف 7 روپے پر لیٹر انہوں نے اضافہ کیا. اسی طریقے سے جو بنگلہ دیش ہے وہاں پر 116 ٹکا فی لیٹر تھا پیٹرول جنگ سے پہلے, اب 135 ٹکا فی لیٹر ہے. مین تقریباً کوئی 19 ٹکا انہوں نے بڑھایا ہے پچھلے 3-3.5 ماہ کے اندر. لیکن یہاں پر تو ہر بے شرمی کی حد پار ہو گئی. اکٹھا 80 روپے اضافہ کیا گیا, 100 روپے سے اوپر اضافہ کیا گیا, پھر تھوڑا سا کم کر دیا گیا, پھر بڑھا دیا گیا. اور ان کے پیچھے ان کا آرگو یہ ہوتا ہے کہ جی ایران امریکہ جنگ ہے. اصل جو وجہ ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ جو FBR ہے اس نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے. ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, ایک نمبر سیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے 7,000 ارب 7500 ارب یا 8,000 ارب کوئی بھی نمبر, وہ ٹارگٹ رکھا جاتا ہے کہ ہم نے یہ سالانہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو FBR کے بڑے بڑے شرافیاں ہیں جو مال خور ہیں بیسیکلی, وہ امیر لوگوں سے ٹیکس نہیں لیتے, ان سے باروں بار پیسہ لے لیتے ہیں, ان کو ٹیکس معاف کر دیتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ جب سال کلوز ہونے لگتا ہے, جیسے ابھی جون کے اندر بجٹ آنا ہے تو یہ کلوزنگ ایئر چل رہا ہے نا ہمارا, کہ جب سال کلوز ہونے لگتا ہے تو اس وقت ہر سال 400-500 ارب کا ٹیکس کم اکٹھا ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ کر لیں آپ, 800 ارب یا 1000 ارب کم اکٹھا ہوتا ہے. پھر وہ پورا کہاں سے کرنا ہے؟ صرف 3 ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر حکومت کا کوئی زور نہیں لگتا پیسہ اکٹھا کرتے ہوئے. ایک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کے اندر, دوسرا بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کے اندر, تیسرا اگر بہت ضرورت پیش آئے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے اوپر کٹ لگا دیتے تاکہ وہ آٹومیٹک کٹ لگے گا اور ان کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی, انہوں نے کون سا احتجاج کرنا ہے. اسی طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل ضرورت ہے لوگوں کی, جتنا مرضی بڑھا دیں آپ. سو بیسیکلی جو FBR کی ناکامیاں ہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے آپ کو, مجھ کو, عام لوگوں کو. تو آخری بات یہ ہے کہ جہاں پر اس حکومت کے اوپر اگر آپ کا لعنت بھیجنے کا دل کرے تو ساتھ ہی ساتھ جو اس حکومت کو لانے والے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یاد رکھیے گا, جنہوں نے یہ 8 فروری کے جو دھاندلی زدہ الیکشن تھے وہ کروائے, پھر ان کو اوپر پہرا بھی دیا, پھر ان کے اوپر مہر بھی لگائی, پھر مخصوص نشستیں بھی ان کو دے دی, 2/3 اکثریت بھی کروا دی, ترمیمیں بھی ہو گئی. ان کو بھی یاد رکھیے گا. جو چیف الیکشن کمشنر ہیں جن کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تھی, جن کا اوتھ تھا کہ میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرواؤں گا, اور انہوں نے فیک الیکشن کروائے, چیف الیکشن کمشنر کو بھی یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اس الیکشن کے اندر ROs DROs تھے جنہوں نے ریگنگ کروائی کی بھی اور فارم 47 ان کے حوالے کیے, اور یہ تحفے آپ کے عام عوام کے, میرے جیسوں کے سر کے اوپر مسلط کر دیے, ان کو بھی اس تمام تر اپریسیشن کے اندر یاد رکھیے گا. ایک تو یہ حکومت کی بے شرمی کا ذکر ہم کر چکے ہیں. دوسری طرف اپوزیشن جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کی اگر بے شرمی کا یہاں پر ذکر نہ کیا جائے, عمران خان صاحب کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ اس وقت قید تنہائی میں اور جیل کے اندر بند ہے, اس کمرے کے اندر بند ہے جو اوون کی طرح گرم ہوتا ہے. میں اس کے علاوہ جو باہر PTI ہے, جو اس وقت پختونخوا کی حکومت ہے, جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو میسر قیادت ہے, ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس حکومت سے بھی گئے گزرے ہیں. مجال ہے کسی معاملے کے اوپر کوئی پریس کانفرنس کر دیں, کوئی احتجاج کر دیں, کوئی بائیکاٹ کر دیں, کسان کا برکس نکل گیا, ٹرانسپورٹر کا برکس نکل گیا, چھوٹے دکاندار کا, چھوٹے کاروباری طبقے کا برکس نکل گیا. مارکیٹس کے اندر یہ جو کون سی فورس بنائی ہے, پیرا فورس, وہ لوگوں کی تذلیل کرتی ہے. بزرگوں کو جو 30 سال سے ایک مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں انہیں گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ رہی ہوتی ہے, اور تمام وہ لچے لفنگے وہ پنجاب پولیس کے ملازمین یا باقی اداروں کے ملازمین جن کی کارکردگی بالکل خراب تھی باقی اداروں میں,
उनको वहां से निकाल के पीरा फोर्स बना दी, वो बन गई, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। सीसीडी ने कुछ 600 लोग मावराए अदालत कत्ल कर दिए, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो अपोजिशन जो है वो इस हुकूमत से भी गई गुजरी है। सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से जी, सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज जुमे के दिन एक दावा किया और वो कहते हैं, कोट अन कोट आपको बता देता हूं, उनसे सवाल हुआ कि जी एहतिजाजी तहरीक क्यों नहीं शुरू करते इमरान खान की रिहाई के हवाले से। वो कहते हैं कि जी वर्कर थोड़ा हौसला रखें, महमूद खान अचरजई साहब बातचीत कर रहे हैं, अगर कोई अडयाला नहीं आता तो उसकी मजबूरी होती होगी। सुहेल अफरीदी का अभी हनीमून पीरियड चल रहा है, थोड़ा वक्त दें, फिर वो चीजें बेहतर करेंगे। ये ओन अब्बास भप्पी साहब फरमा रहे थे। एक तरफ 2.5-3 साल से आपका कायद जेल के अंदर कैद है, जिसके नाम के ऊपर वोट लेके आए हैं, उनकी एक आंख के जाया होने की इतलात है, इलाज हो रहा होगा लेकिन तबीयत ठीक नहीं है। उनकी अहलिया जो है वो कैद तन्हाई के अंदर है, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ। उनकी बहनों की तस्दील होती है हर मंगल, बल्कि हर रोज ही होती है, जहां वो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते, पुलिस पहुंच जाती है। और आपके हनीमून पीरियड चल रहे हैं यहाँ, 8-9 माह हो गए हैं सुहेल खान अफरीदी साहब को। मैं उस बात में नहीं जानना चाहता कि वो तहरीक क्यों नहीं चला रहे या कब चलानी चाहिए, वो वर्कर्स पूछेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बतौर सहाफी ये बात करना चाह रहा हूं कि अपोजिशन इस मौके पर कहां पे मरी हुई है कि ये तमाम तर फैसले हुकूमत कर रही है, अपोजिशन के कान पे यूं तक नहीं देख रही। ये लोगों को मुतहरक ही नहीं कर रहे उनके मसाइल के ऊपर। ये बिल्कुल लोगों के, आम आदमी के मसाइल से कट ऑफ है। अगर हुकूमत कट ऑफ है तो अपोजिशन भी कट ऑफ है। आखिर के ऊपर नाजरीन, मीना खान अफरीदी साहब सीनियर सूबाई वजीर हैं, सुहेल खान अफरीदी साहब के बड़े करीबी भी हैं, मुराद सईद साहब के बेसिकली वो शागिर्द कह लें। उनकी छत्र छाया में उन्होंने सियासत सीखी है सारी, और सीनियर वजीर है इस वक्त पख्तूनख्वा के अंदर। उनके ऊपर जो 3 रुकनी कमेटी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो इमरान खान साहब ने कहा था कि कमेटी बनाएं, जब अली मीन खान गंडापुर साहब के दौर के अंदर कुछ करप्शन के इल्जाम लगे, जेल के अंदर इमरान खान साहब को पैगाम गया, तो उन्होंने ये कहा कि जी एक कमेटी तश्कील दें और उसमें 3 लोग रखें और वो एवेलुएट करें तमाम वज़रा की कारकर्दगी, क्योंकि करप्शन तो नहीं हो रही। उस कमेटी के अंदर 3 लोग मौजूद हैं, तीनों इंतहाई काबिल एहतराम। एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी साहब हैं, ये पंजाब में भी रहे हैं पीटीआई के दौर के अंदर, ये अकाउंटेबिलिटी के हवाले से चीजें करते थे, वफाक में भी रहे हैं, अब उस कमेटी के अंदर हैं। इनके अलावा साबिक गवर्नर पख्तूनख्वा शाह फरमान साहब हैं, और तीसरी मौजूदा शख्सियत जो है वो एडवोकेट काजी अनवर साहब हैं, इंतहाई काबिल एहतराम। इमरान खान साहब बहुत एतमाद करते हैं उनके ऊपर। ये 3 रुकनी जो कमेटी है, इनमें से एक शख्सियत जो है वो अलील थी, काजी अनवर साहब बहुत ज़ईफ हैं वो। बाकी 2 लोग जो थे उन्होंने एवेलुएट किया सारे मामले को। अब मामला क्या है? मामला ये है कि एक ठेका मिलना था मीना खान अफरीदी साहब की वजारत के अंडर, उसमें 33 कंपनीज ने उस ठेके के लिए आप कह लें कि बिड जमा करवाई, आप कह लें कि ख्वाहिश का इजहार किया, अप्लाई किया उस ठेके को लेने के लिए। जो 32 हैं उनको फारग कर दिया गया, रेस से बाहर कर दिया गया। एक कंपनी को ठेका दिया गया और वो कंपनी ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट है। ये सूरत हाल है। इसके ऊपर यकीनी तौर पे मीना खान अफरीदी साहब अपना रिस्पॉन्ड दिया भी होगा, देंगे भी, फर्दर मजीद इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। लेकिन जो कमेटी ने खत लिखा है, जो कमेटी ने फैसला दिया है, जो असेस किया है, एवेलुएट किया सारे मामला को, उसका रिजल्ट ये है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है, अब तो ये आम चर्चे होने शुरू हो गए हैं कि कौन से वजीर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के किस पोश एरिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कौन से जो कैबिनेट मेंबर हैं वो कहां पर क्या कर रहे हैं, पैसों का जो गबन हो रहा है, इसकी कहानियां अब आना शुरू होगी और मेरा ख्याल है कि अब आने वाले दिनों में मजीद तूल भी पकड़ेंगी। दूसरी तरफ जिसके नाम के ऊपर वोट लेके आए तमाम लोग, वो आज भी कैद तन्हाई में, इस मई की गर्मी में, आगे जून है, जुलाई है, इस शदीद गर्मी में वो 50 के टेम्परेचर के ऊपर एक बंद सेल के अंदर जो है वो कैद है। और उसकी रिहाई के हवाले से कहा जाता है कि अभी हनीमून जो है वो पीरियड चल रहा है और कुछ वक्त इंतजार करें। ये ओवरऑल सूरत हाल की अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।